80% प्रतिभागी तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले ही हैं, और जो नहीं पढ़ाने वाले हैं वो भी लगभग उसी से रास्ते से गुजरकर किसी और पोस्टों पर पहुंचे हुए हैं, कभी न कभी पढ़ाते रहे हैं। और कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं, देखिए एक आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है लेकिन एक्टिव नहीं होता, लेकिन दूसरा नीचे एक्टिव होकर काम करता है, दोनों के तालमेल से ही मामला आगे बढ़ता है। हमारे मित्र सतेंद्र जी भी आए हुए हैं जो वकील हैं, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, और आजकल झगड़े बहुत बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए शायद सभी ने सोचा होगा कि एक वकील का होना बहुत जरूरी है ताकि कोई इस प्रकार का। मनजीत सिंह जी हरियाणा के ही हैं वैसे अब तो, लेकिन मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, पुंछ से हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे सब सिंधु क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। सब सिंधु थोड़ा बड़ा नाम है और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि भाई डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बैठे हैं और मैं भी कुलदीप हूँ, दो कुलदीप हैं, एक हिंदी का है एक पंजाबी का है, तो इससे बड़ी एकता क्या हो सकती है। भाषा को लेकर इतना विवाद चला रहता है, लेकिन आज हिंदी और पंजाबी बड़े इकट्ठे एक ही मंच पर बैठे हैं, तो ये एकता का बहुत बड़ा सबूत है। देखिए दो तीन बातें जिस विषय पर ये संवाद आयोजित किया है, जहाँ सब मित्र इकट्ठे हुए हैं, वाल्मीकि समाज की दशा और दिशा जो हुआ है, दशा क्या है और दिशा क्या हो सकती है। दिशा ठीक रहे तो दशा भी ठीक हो जाती है, और दिशा ही गलत हो जाए तो दशा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है, इसमें शायद कुछ लोग समाज कार्य विभाग के भी आए हुए हैं, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के। सोशल वर्क डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एक ही होता है, लगभग दोनों को एक ही मानते हैं। सोशियोलॉजी वाले किसी भी देश के समाज को समझने की कोशिश करते हैं कि समाज कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, समाज के अलग अलग जो बिरादरियाँ हैं उनके कैसे आपस में संबंध हैं, अलग अलग क्यों हैं, और आपस में इंटरेक्शन क्या है, विरोध क्या है, समता क्या है। ऐसे 50 प्रकार के प्रश्न हैं जिन पर सोशियोलॉजी वाले माथापच्ची करते रहते हैं, और उसके बाद वो अपने निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कारण है। और निष्कर्ष निकालने के लिए जो सोशियोलॉजी या सोशल वर्क वाले, बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वाले, जितने भी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, वो एम्पिरिकल स्टडी करते हैं। एम्पिरिकल स्टडी कहते हैं कि भाई फील्ड में जाकर जिन लोगों की स्टडी करना चाहते हो उनसे मिलो, उनसे इनपुट लो, उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालो, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। कि बिना केस स्टडी किए आप किसी समाज को समझ नहीं सकते, और केस स्टडी सही होगी तो रिजल्ट भी सही आएंगे, केस स्टडी गड़बड़ होगी तो रिजल्ट भी गड़बड़ आ जाएंगे। बहुत से जो स्कॉलर होते हैं वो केस स्टडी करने के नाम पर डाटा मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। जब डाटा मैन्युफैक्चर हो जाता है तो रिजल्ट जो आते हैं वो जो समाज में होता है वो रिजल्ट में नहीं होता, जो रिजल्ट में होता है वो समाज में नहीं होता। हमारे भारतीय समाज को लेकर जितने निष्कर्ष बने हुए हैं, ये निष्कर्ष किसने निकाले हैं? क्या भारत के समाज विज्ञानी ने निकाले हैं, या अंग्रेजों ने निकाले हैं, ब्रिटेन के समाज विज्ञानियों ने निकाले हैं? क्योंकि जितनी किताबें भारतीय समाज को लेकर पढ़ाई जाती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एमए के सिलेबस को या बीए के सिलेबस को उठाकर देखो, सिलेबस के लास्ट में सजेस्टेड बुक्स की लिस्ट होती है कि हम सजेशन दे रहे हैं इन किताबों को पढ़ा जाए, कि हमने जो सारा सामान तैयार किया है इन किताबों के बेस पर किया है। वो किताबें 99% अंग्रेजों की लिखी होती है, उनमें अब थोड़े बहुत इंडियन की लिखी भी आनी शुरू हो गई है, लेकिन अदरवाइज 80-90% अभी भी जो लिस्ट होती है वो अंग्रेजों की लिखी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय समाज को लेकर हम जिस प्रकार की मान्यताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जब सोच रहे हैं कि ये ठीक मान्यता है, वो हमारी अपनी मान्यता नहीं है, किसी दूसरे विद्वानों ने हमें वो मान्यता दी है। एक समाजशास्त्री बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए जिनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वो भी बहुत बड़े समाज विज्ञानी थे। उन्होंने भारतीय समाज की संरचना को समझने की कोशिश की,
और उनको मैं इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि भारत में जितने वाद विवाद या मन के वाद विवाद भी चलते हैं वो दोनों इश्यूओं को लेकर चलते हैं कि एक बड़ा समाज है, एक छोटा समाज है, जिसको आजकल दलित समाज कहने का परंपरा चल पड़ी है कि एक दलित समाज है, एक दूसरा समाज है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं। अम्बेडकर ने जो भारतीय समाज की स्टडी की है, मुझे लगता है यदि हमें किसी निष्कर्ष को स्वीकार ही करना हो कि हम बिना केस स्टडी किए भाई साहब चलिए और लोगों ने काम किया हुआ है, अब हम कहाँ फील्ड में जाकर माथापच्ची करेंगे, जिन्होंने पहले काम किया उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उन्हीं को मान लेते हैं। तो यदि ब्रिटेन के विद्वानों में से और अम्बेडकर में से किसी एक को चूज करना हो निष्कर्ष को लेने के लिए, तो अम्बेडकर को पकड़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अम्बेडकर के जो निष्कर्ष हैं वो इंग्लैंड के विद्वानों से मिलते नहीं। मैं एक छोटे से उदाहरण से, उसके बाद वाल्मीकि समाज की बात आएगी, लेकिन क्योंकि वाल्मीकि समाज हो या दलित समाज हो या शब्द जो मर्जी प्रयोग करें, मोटे तौर पर मामला एक ही बनता है। भारतीय समाज रचना में वेदों में 4 शब्दों का जिक्र आता है कि वर्ण 4 हैं, और उसमें एक क्या नाम इसका ब्राह्मण का आता है, फिर क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है, फिर शूद्र आता है। ये शब्द तो आते ही हैं, इसलिए इनको लेकर तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता कि कितने हैं कितने नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन वर्ण को लेकर विवाद है। वर्ण शब्द संस्कृत का है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन रंग होता है, कलर होता है। तो अंग्रेजों ने, जो अम्बेडकर ने लिखा हुआ भाई, उसने कहा कि अंग्रेज हमारी सोसाइटी को इसलिए नहीं समझ पाए कि उन्होंने वर्ण का ट्रांसलेशन रंग तो किया, रंग तो है ही कि उसमें तो कोई नई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इन चारों में भेदभाव बहुत है, तो किस कारण भेदभाव है? फिर उन्होंने कहा रंग के कारण भेदभाव है, कि जो शूद्र हैं उनका रंग काला है और दूसरों का रंग थोड़ा भगवान की दया से गोरा चिट्टा कहना तो मुश्किल है, क्योंकि गोरा चिट्टा तो वो अपने आप को ही मानते थे अंग्रेज, इसलिए वो कहते थे कि थोड़े भूरे रंग के हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो कारण है उसने कहा रंग है। और अम्बेडकर ने इसका क्या उत्तर दिया हुआ है? उसने कहा डिस्क्रिमिनेशन के और तो हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम रंग कारण बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि भारतीय समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ABC का, उसका ऐसे उसका ऐसे, उसके 50 और कारण हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज जो बता रहे हैं कि रंग के कारण डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल नहीं है। उसने कहा इंडिया में कोई उदाहरण नहीं मिलता कि रंग के बेस पर किसी कौम से डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। फिर अम्बेडकर ने उदाहरण दिया हुआ है कि भारत का जो सबसे बड़ा देवता है, यदि देवताओं में आपस में कंपैरिजन ना भी करेंगे छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, लेकिन आप कह सकते हैं जो पैन इंडियन देवता है वो कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ ही काला होता है। और यदि काले रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना होता फिर तो कृष्ण बॉटम पर जाता, तो भाई कृष्ण टॉप पर कैसे जा सकता था? फिर तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था, भाई ये काले रंग का आदमी है, लेकिन कृष्ण टॉप पर है। और कृष्ण टॉप पर है, इससे सिद्ध होता है कि रंग के कारण डिस्क्रिमिनेशन है, और चारों 50 कारण हो। एक कारण, एक निष्कर्ष अम्बेडकर ने और दिया हुआ है। उसने कहा वर्ण केवल 3 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, चौथा वर्ण है ही नहीं। अम्बेडकर कहते वेद में ये बाद में वर्ण आया, मूल 3 वर्ण थे, चौथा वर्ण शूद्र जो है ये मूल वर्ण नहीं, बाद का वर्ण है। तो भाई कहां से आया? अब अंग्रेज तो 4 ही बताते हैं, सब जब लिखे ही जा रहे हैं तो 4 ही बताएंगे भाई, तो ये चौथा वर्ण फिर कहां से आया? अम्बेडकर लिखते हैं कि ये शूद्र जो है वो क्षत्रिय हैं। उसने कहा कि शुरू में ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में आपस में काफी प्रेम रहता था, मतलब डंडा परेड रहती थी। तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को तंग किया होगा डंडे से, और क्षत्रिय के पास तो डंडा ही है, डंडे से तंग करेगा। अब ब्राह्मण के पास डंडा तो था नहीं, तो उन्होंने कहा फिर इनका क्या किया जाए, ये तंग बहुत करते हैं, इनका इलाज क्या किया जाए? फिर किसी ने कहा भाई एक इलाज, हमारे पास तो एक इलाज और हो ही नहीं सकता। जब संस्कार करवाए जाते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है, उन दिनों तो खैर बहुत ही बड़ा था, अब तो मेरे ख्याल में
खास करके मैं बाकी हरियाणा का बारे में मुझे नहीं पता, पंजाब में अब जनेऊ कोई नहीं पहनता, विवाह पर एक रस्म होती है 2 घंटे के लिए पहनते हैं और फिर नहाने के बाद उतार कर फेंक देते हैं। लेकिन जिन दिनों की ये बातें हैं उन दिनों यज्ञोपवीत संस्कार का ना होने का मतलब बरादरी से आउट, केवल बरादरी से आउट नहीं, पैसे से भी आउट, की संपत्ति भी नहीं रख सकता। तो फिर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के एक सेक्शन का यज्ञोपवीत संस्कार कराने से इनकार कर दिया। तो लोग पूछ रहे थे भाई फिर वो नहीं करवाते थे, किसी और से करवा लेते हैं। अब यज्ञोपवीत संस्कार शायद उन दिनों ऐसा सिस्टम रहा होगा, जैसे कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है आज हिंदी का ना आए तो वीसी कह दे फिजिक्स वाले को तुम जाकर हिंदी का पीरियड ले लो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो यज्ञोपवीत संस्कार का काम जिसको दिया हुआ था उसको ही करना था और उसने रिफ्यूज कर दिया एक सेक्शन का करवाने से। अम्बेडकर लिखते हैं जिस सेक्शन का रिफ्यूज किया क्षत्रियों में से उसको शूद्र कहा जाने लगा। और 3 वर्ण हैं और चौथा वर्ण जो शूद्र है वो क्षत्रियों का सब सेक्शन कह सकते हो। तो 3 वर्ण जो हैं, 3 वर्णों में एक तो फिर ब्राह्मण हो गए का ये भाई इनका धंधा पढ़ना लिखने का है, थोड़ा पढ़ो लिखो, और दूसरे को उनका भाई पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल काम है। अब रजनीकांत जी तो केमिस्ट्री के रटे लगा देते हैं, अब सभी कहाँ लगाएंगे, बाकी लोग भी लगा लेते हैं, अब सभी कहाँ लगाते रहेंगे, इसलिए डंडे से ही काम चलाओ, पढ़ने लिखने का रहने दो। रक्षा के लिए कोई ना कोई चाहिए भाई, सब पढ़ने लिखने लगे हैं तो बाद में स्कूल पर अगर कब्जे क्यों कर ले, तो इसलिए डंडा भी किसी के पास चाहिए, तो इसलिए क्षत्रियों को डंडे का काम दिया। तो बाकी दुनिया भर के काम केवल डंडे से और किताब से थोड़ा चलते हैं, हजारों और काम हैं। प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अम्बेडकर ने कहा जो प्रोडक्शन का जितना सिलसिला था वो सारा शूद्र में आता है, उसमें वैश्य में आता था। वैश्य का अर्थ देखिए, आज हम कहते हैं वैश्य जो है जी बिजनेस करता है, बिजनेस तभी करेगा कोई चीज प्रोड्यूस हो गई, प्रोडक्शन करने वाला और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो अम्बेडकर कहते हैं वो वैश्य समाज है।